हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कल आप सभी एग्जाम हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो दोस्तों आपको क्वेश्चन 100% प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प बेरोजगारी की समस्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अल्प बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ए कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी उपयुक्त सभी में। तो अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र में। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना और कुल उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना होती है, बी केवल मध्यवर्ती सेवा और वस्तु गणना होती है, सी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं का औसत निकाल कर गणना की जाती है, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रत्येक क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, विविध वस्तुओं सेवाओं गणना और कुल उत्पादन के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है, तो वो कथन दोस्तों का केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना होती है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसके कुछ थोड़ी देर बाद दोस्तों एक कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी ला रहा हो, तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम और वो वीडियो दोस्तों आप सभी रामबाण का काम करेगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4, द्वितीय क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो द्वितीय क्षेत्र में के लिए जो है विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत। ए इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, बी यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। तीसरा, यह क्रिया प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, डी यह क्षेत्र सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसे गलत कथन की बात करें तो इसमें कोई सभी गलत कथन नहीं, सभी कथन सही हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी उपयुक्त सभी सही हैं, ए बी सी डी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 5, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और तृतीय क्षेत्र के बारे में जो गतिविधि है दोस्तों कौन सा कथन सही है, इसकी बात करें तो कथन अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र में वो कौन सा सही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम गलत कथन देख लेते हैं तो इसमें से गलत कथन कौन है। तो इस क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, ये कथन गलत है। बाकी तृतीय क्षेत्र के लिए सभी कथन जो दोस्तों सही हैं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होता है, तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए चौथा जो है डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं इसके, राइट। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारण ठीक नहीं है। तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारण ठीक नहीं है। तो वो कौन सा कारण ठीक नहीं है, तो वह है दोस्तों इनमें से घा यानी डी, तृतीय क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों व्यक्तियों को उचित काम नहीं मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आजीविका भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है, इसलिए वह तृतीय क्षेत्रों को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र में काम करने लगते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा है 7, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह गतिविधियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती हैं। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह गतिविधियां किस क्षेत्र में आती हैं दोस्तों। तो वह गतिविधियां आती हैं ए यानी प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 8, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर उत्पादन की गतिविधि नहीं की जा सकती है। तो उत्पादन की गतिविधि कहाँ नहीं हो सकती दोस्तों, इनमें से वो है स्कूल में उत्पादन की गतिविधि नहीं हो सकती है। उस क्षेत्र का नाम बताएं जो उत्पादन नहीं करता परंतु उत्पादन के कार्य में मदद करता है। तो उस क्षेत्र का नाम जो है जो उत्पादन नहीं करता है वह है दोस्तों सेवा क्षेत्र, परंतु उत्पादन कार्य में मदद करता है यानी सेवा पहुँचाता है, माल ढुलाई का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है। माफ़ कीजिएगा। तो सेवा सूचना प्रौद्योगिकी निर्भर नहीं, वो है रंग रोगन का काम।
ठीक है। बाकी सभी सेवा सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, बाकी लेकिन रंग रोगन काम सेवा सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना, ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना जो है, एक सेकंड, यहाँ पर 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लगा था दोस्तों। हाँ ठीक है 10वां ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है ए उद्योगों का, ठीक है, उद्योगों का जो आधार है, क्योंकि नेक्स्ट है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। तो एक वस्तु को अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन वह है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में डैश बेरोजगारी है। तो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी, क्या है दोस्तों? अल्प बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? वह दोस्तों कृषि एवं सहायक क्षेत्र, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, वह है दोस्तों सेवा क्षेत्र को भी कहा जाता है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छुपी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, इसलिए इसे डैश बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो डैश बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा? खुली, अल्प, छिपी हुई या प्रच्छन्न। तो दोस्तों इसमें आएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। डैश क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है। तो लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं तो है दोस्तों संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, 19, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रत्यक्ष उपयोग है वो किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक और डी चतुर्थ क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रत्यक्ष उपयोग जो है किस क्षेत्र में आता है? तो वो आता है दोस्तों किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। जब वस्तुएं निर्मित की जाती हैं तो किस क्षेत्र में आती हैं? जब वस्तु निर्मित की जाती है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। कारखाना किस क्षेत्र में आता है? कारखाना क्षेत्र में आता है दोस्तों, वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में। डेयरी किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आती है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वकील की सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? तो वकील की जो सेवा है दोस्तों वो आती है किसमें? सेवा क्षेत्र में, ठीक है, ये तृतीयक क्षेत्र में। चलिए, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? तो वो गणना की जाती है दोस्तों अंतिम वस्तुओं और सेवाओं गणना ही औचित्य होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, गणना करते समय हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं गणना क्यों करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें से? तो हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं गणना क्यों करते हैं, इसमें कौन सा कथन सही है? तो उसका सही जो उत्तर होगा वह है दोस्तों अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। कृषि प्रणाली के कितने वर्षों के पश्चात विनिर्माण की नवीन प्रणाली के अंतर्गत कारखाने अस्तित्व में आए? तो विनिर्माण की नवीन प्रणाली के अंतर्गत कारखाने कब अस्तित्व में आए? तो वह दोस्तों 100 वर्षों से अधिक समय के बाद, यानी ए इसका सही उत्तर है। 29, भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में किस वर्ष उभरा? तो तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र में रूप कब उभरा दोस्तों? वह है 2013-14 में। अस्पताल किस क्षेत्र में आते हैं? तो अस्पताल आते हैं दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन, बैंकिंग, बीमा कंपनियां किस क्षेत्र में आती हैं? तो परिवहन, बैंकिंग, बीमा कंपनियां जो आती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। भारत में विद्यालय जाने वाले 5 से 29 वर्ष के बच्चे कितने प्रतिशत हैं? तो भारत में विद्यालय जाने वाले 5 से जो 29 वर्ष के जो बच्चे हैं वो हैं दोस्तों 60%। संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो संगठित क्षेत्र में जो विशेषता नहीं वो है दोस्तों चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। प्रश्न नंबर 34, असंगठित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो असंगठित क्षेत्र की जो विशेषता नहीं है वह है दोस्तों सेवानिवृत्त होने पर पेंशन मिलना। नेक्स्ट, सड़कों पर अपने अपने कार्य में नियोजित लोग किस क्षेत्र में आते हैं? तो सड़कों पर अपने अपने कार्य में जो नियोजित लोग होते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? वो आते हैं दोस्तों असंगठित क्षेत्र में। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में जो ग्रामीण परिवार आते हैं वो कितने प्रतिशत हैं? वह दोस्तों 80%, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में
असंगठित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं आता है? तो असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कौन सा वर्ग नहीं आता है? वह है दोस्तों वकील वर्ग। ठीक है, वकील वर्ग। डाकघर किस क्षेत्र में आता है? तो डाकघर क्षेत्र आता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। क्लियर? तो दोस्तों ये है इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। नहीं अब इसके अलावा दोस्तों अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। और दोस्तों थोड़ी देर बाद ही आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पूरी तरीके से वीडियो लेकर आने वाले, उसे जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में कल ही समय यानी आप अगर उसको रिविजन करें तो 100% आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।